वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायोवर्ड फॉर नीट यूजी। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़ेस, फंगल डिजीज़ेस और प्रोटोजोन डिजीज़ेस। नीट एग्ज़ाम के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज़ेस। आप लोग फोकस करिएगा और जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा इम्पोर्टेंट है आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए। लाइन टू लाइन हम लोग एनसीईआरटी को भी क्लियर करते चले जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, एक बात क्लियर है कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। उन सारे वायरसेस के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पर कोशिश ये है कि आपके सिलेबस की डिजीज़ेस और कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ेस मैं डिस्कस करूं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉमन कोल्ड की। और आप सबको पता है कि कभी ना कभी ह्यूमन बींग्स में ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ सबको होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग जुकाम की बात कर रहे हैं। एक्चुअली कॉमन कोल्ड मतलब होता है जुकाम। कॉमन कोल्ड यानी जुकाम को हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इसे राइनाइटिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? राइनाइटिस। तो जब भी कभी राइनाइटिस शब्द लिखा हो आप समझ जाइएगा कि जुकाम की बात हो रही, कॉमन कोल्ड की बात हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये बीमारी एक्चुअली होती है वायरस से और उस वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस ह्यूमन बींग को जुकाम करता है, राइनाइटिस करता है। पॉइंट ये है कि जुकाम लंग्स से रिलेटेड बीमारी है या नोज से रिलेटेड बीमारी है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर पोर्शन है उससे रिलेटेड बीमारी है। तो सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि इस बीमारी का कोई भी रिलेशन नहीं है किससे? फेफड़ों से। ये मैंने बात आपको पहले क्यों बता दी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कंपैरिजन करने को बोला जाए कि निमोनिया डिजीज़ किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है या इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे लंग्स में। तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो जिससे इन्फेक्शन होता है लंग्स में। बट कॉमन कोल्ड यानी जुकाम एक वायरल डिजीज़ है जिसमें हमारे फेफड़े या लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। इस बात को सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक छोटी सी बात और है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो लगभग सभी लोगों को ये बात तो पता ही है, फिर भी आपको एनसीईआरटी के हिसाब से भी ध्यान रखना है। जुकाम के सिम्टम्स क्या हैं? अब देखिए एनसीईआरटी ने एक बात लिखी हुई है, नेसल कंजेशन। अब ये नेसल कंजेशन का मतलब होता है बेटा मेरे नाक जाम हो जाना, नाक में बहुत सारा म्यूकस जम जाता है अंदर, तो उसे नेसल कंजेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जिसको जुकाम होता है उसकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, आवाज़ में भारीपन आता है, इसे हॉर्सनेस कहते हैं। तो एक बात तो ये हो गया कि पहला सिम्टम क्या है कि भाई आवाज़ में भारीपन रहेगा, हॉर्सनेस है जिसे बोलते हैं। नाक या तो कंजेशन होगा या ये भी दिमाग में रखना है कि नाक बहने लगती है।
तो डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? डिस्चार्ज कह सकते हैं। या तो नाक बहेगी, बोलो, तो नेसल कंजेशन, नाक में कंजेशन होगा या नाक बहेगी। होर्सनेस यानी कि आवाज़ में भारीपन होगा। इसके अलावा गले में खराश होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, इसे सोर थ्रोट कहते हैं। ये चीज़ें तो सिम्टम में हैं ही। इसके अलावा खांसी भी आ सकती है, आपको वीकनेस रहती है, जैसे हम उसे टायर्डनेस भी कह सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर जुकाम हुआ है तो खांसी भी आएगी, सिम्टम मतलब कफ जुकाम के सिम्टम में ही आएगा। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि थकावट होती है, टायर्डनेस। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये, आपको दिमाग में रखना है। ज़्यादातर जो कॉमन कोल्ड के पेशेंट होते हैं या जुकाम के मरीज़ हैं, उनमें हल्का फीवर भी रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि फीवर भी आता है जुकाम में, तो क्लियर रहेगा, सिम्टम्स में भी आएगा ये भी। अब पॉइंट ये है कि ये ठीक कैसे होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 3 से 7 दिन यानी 3 to 7 डेज़ इसकी प्रॉब्लम रहेगी। और 3 to 7 डेज़ के बाद या इसी के बीच में ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो वो कभी भी कॉमन कोल्ड के मरीज को एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं देगा। एक्चुअली एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरियल डिजीज़ में, और ये एक वायरल डिजीज़ है। तो 3 to 7 डेज़ में ये वायरस अपने आप ख़त्म हो जाएगा और जुकाम भी ठीक हो जाता है। तो जिसे भी कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो वो एंटीबायोटिक को अवॉइड करे और थोड़ा वेट करे तो ये जुकाम ठीक हो जाएगा 3 to 7 डेज़। आपको अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं आपको इसी पेज पे मैंने एक अपलोड किया है एक पैराग्राफ, और आप फोकस करिएगा तो आपको कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी कॉमन कोल्ड को लेके। एनसीईआरटी लिखती है, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, राइनो वायरसेस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वायरस कौन सा है। राइनो वायरसेस अंडरलाइन करिएगा, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो मोस्ट इन्फेक्शियस सब लिखा हुआ है, आपको ये दिमाग में रखना है कि लगभग सभी को जुकाम होता है कभी ना कभी। नाम पता ही है आपको, कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पिरेटरी पैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो नोज को ये इन्फेक्ट करेगा वायरस, या तो रिस्पिरेटरी पैसेज को। और जो रिस्पिरेटरी पैसेज है इसका मतलब है अपर रिस्पिरेटरी पैसेज। आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि लंग्स पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। जुकाम का वायरस लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस नॉट द लंग्स को जरूर अंडरलाइन करिएगा, और मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है बेटा मेरे, एनसीईआरटी पर लिख रहे हैं द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, वही नाक जाम हो जाना। या तो किसी जुकाम में नाक जाम हो जाती है या फिर नाक बहने लगती है। डिस्चार्ज लिखा हुआ है, गले में खराश है, गले में प्रॉब्लम होगी, सोर थ्रॉट। और मैंने अपने पॉइंट में इसको मेंशन किया, होर्सनेस यानी कि आवाज़ में भारीपन, आवाज़ बदल जाती है जुकाम जिनको होता है। खांसी भी आती है, सिर दर्द भी होता है, हेडेक। तो जुकाम होगा तो सिर दर्द तो होना ही है, तो हेडेक। और वीकनेस या टायर्डनेस भी होती है। एक्चुअली ETC लिखा है, एटसेट्रा लिखा है एनसीईआरटी ने, और इसलिए मैंने ऑलरेडी फीवर मेंशन कर रखा है कि जुकाम होता है तो हल्का फीवर भी होता है। और कितने दिनों तक रह सकता है? 3 to 7 डेज, यानी कि 3 से 7 दिन में ये वायरस तक रहेगा और इसी में ये जुकाम ठीक भी हो जाएगा।
ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको जुकाम हो, जुकाम जब होता है तो जब आपको खांसी आए या आपको छींक आए, तो ये एक्चुअली छींक या जब जुकाम हो और जब छींक हो या खांसी हो तो आप रुमाल लगा लें जिससे कि ड्रॉपलेट्स ना निकलें, क्योंकि अगर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाएंगे तो वो उस ड्रॉपलेट्स में एक्चुअली वायरस होता है, वो हेल्दी पर्सन में पहुंचेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी उसी सेंस में लिख रही है, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर इधर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज पेन्स। मान लीजिए मुझे जुकाम है और मैंने स्नीजिंग की, छींका मैंने, तो जो अगर ड्रॉपलेट्स निकले और उस पेन में लग गए और उस पेन को किसी हेल्दी पर्सन ने टच कर लिया और फिर उसी फिंगर से अपने नाक या माउथ में टच कर लिया तो वो वायरस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से बुक्स से भी फैल सकता है, कप से फैल सकता है, डोर नॉब्स। अगर किसी पर्सन को जुकाम है और उसको स्नीजिंग हुई, उसने छींका और छींकने के बाद उसके ड्रॉपलेट्स उसके हाथों में लग गए, उसी हाथ से उसने दरवाजे को खोला तो डोर नॉब्स में वो हाथ टच हुआ। अब किसी हेल्दी पर्सन ने उस दरवाजे को छुआ, उस डोर नॉब को छुआ, तो जो ना दिखने वाले वायरस उस डोर नॉब्स में टच हो चुके थे वो ट्रांसफ़र होके उस हेल्दी पर्सन के हाथों के थ्रू उसकी नाक तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और यही नहीं, कंप्यूटर कीबोर्ड भी, अगर आपने स्नीजिंग की है, आपको जुकाम है, आपने छींका है और छींकने के बाद आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पर या माउस पर ड्रॉपलेट्स गिरे हैं और कोई हेल्दी पर्सन उस कीबोर्ड या माउस को टच करेगा और फिर उसी हाथ को अपने मुंह में या नाक में टच करेगा तो उसको भी जुकाम हो जाएगा। एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। शायद मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो हमने आपको कॉमन कोल्ड के बारे में बातें बता दी हैं और शायद आपको कॉमन कोल्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा, जुकाम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं कुछ और डिजीज़ यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो वायरस से होती हैं। सिलेबस में डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं आपकी नॉलेज के लिए और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, डिटेल में नहीं बनेगा। एक डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं मम्स। और मम्स जो डिजीज़ होती है वो एक्चुअली एक वायरस से होती है और उस वायरस का नाम होता है पैरामिक्सोवायरस। क्या नाम होता है बेटा? पैरामिक्सोवायरस। ये आपको दिमाग में रखना है। डिटेल में चूँकि नहीं, सिलेबस में तो है ही नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। पैरामिक्सोवायरस होता है जो मम्स डिजीज़ क्रिएट करता है। ऐसे ही थोड़ा मैं और अगर आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊं जो वायरस से डिजीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स में, उस डिजीज़ में से एक का नाम होता है मीज़ल्स। मीज़ल्स ये डिजीज़ है और ये भी वायरस से होती है और वायरस का नाम होता है रूबेला। क्या नाम होता है बेटा मेरे? रूबेला। तो एक बात तो क्लियर है कि कॉमन कोल्ड एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है, मम्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है, मीज़ल्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ऐसे ही इंडिया में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली डिजीज़ है जिसका नाम होता है पोलियो। आपने पोलियो का नाम सुना होगा। पोलियो को अगर हम और डिटेल में आपको बताएं तो एक्चुअली पोलियो को हम लोग पोलियो माइलिटिस बोलते हैं। पोलियो को क्या बोलते हैं बेटा मेरे? पोलियो माइलिटिस। एक्चुअली ये बीमारी भी जो है वो किससे होती है? ये बीमारी भी होती है बेटा मेरे किससे? वायरस से होती है। तो पोलियो डिजीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है कॉज्ड बाय वायरस
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिलेबस में नहीं है। और वायरस का नाम होता है इंटेरोवायरस। इंटेरोवायरस। ये आपको एक और बात क्लियर हो गई पोलियो के बारे में। शायद आपने सुना होगा, एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं, पहले भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने कैंपेनिंग किया है, एडवर्टीज़मेंट किए हैं। 2 बूंद ज़िंदगी की, इस तरह से ड्रॉप बच्चों को पिलाए जाते हैं। वो एक्चुअली पोलियो से बचने के लिए पिलाए जाते हैं कि बच्चों को पोलियो ना हो। तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, जिसे उस वायरस को बोलते हैं एंटेरोवायरस। ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा 100% फैटल यानी जानलेवा बीमारी, 100% फैटल का सेंस है कि अगर बीमारी हो जाएगी तो जान जाना बिल्कुल कंफर्म है, और उस बीमारी का नाम होता है रेबीज़। जो रेबीज़ है, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, इस बीमारी को, ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली बेटा, ये भी होती है वायरस से, कॉज्ड बाय रेबीज़ वायरस। ये ध्यान रखना है कि रेबीज़ बीमारी रेबीज़ वायरस से ही होती है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, आपको रेबीज़ वायरस ही याद रखना है। पॉइंट ये है कि ये तो आपने सुना ही होगा, हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिया मतलब होता है डर। अगर पेशेंट को पानी से डर लगने लगे, अगर पेशेंट को पानी से डरने लगने लगा है, समझ जाइएगा कि उसकी बॉडी में रेबीज़ के वायरस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसका मरना तय है। ये भी पता है कुत्ते के काटने से प्रॉब्लम होती है, अगर वोल्फ है, भेड़िया काट रहा है या इसने काट लिया है तो रेबीज़ हो सकता है, बैट, चमगादड़ अगर काट लेता है तो रेबीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। पर इंडिया में ज़्यादातर ऐसे पेशेंट कुत्ते के काटने से ही आपको पता चलेगा कि पर्सन में अगर रेबीज़ है, मतलब कुत्ते ने काटा है, और सही समय पर अगर इलाज नहीं कराया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, वैक्सीन नहीं ली, तो उसे ये प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली 100% फैटल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात को बार बार, इसका अगर सही समय पे वैक्सीन नहीं ली गई, सही समय पर अगर इसका इलाज नहीं हुआ, तो ये जान ले लेगा, इंसान की जान चली जाएगी। ये बात दिमाग में रखना है, डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये भी वायरल डिजीज़ होती है। ये बात भी आपको पता चल गई। अगर आपको ये बात पता चल गई है तो फिर हम लोग कुछ और वायरल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर और वायरल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सिलेबस में आपकी डिजीज़ है जिसका नाम है एड्स। अब पॉइंट ये है कि अभी मैं आप एड्स को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और कैंसर को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो अलग हम डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर एड्स के बारे में केवल इतना बता रहे हैं आपको कि एड्स भी किससे होता है बेटा मेरे, वायरस से होता है, कॉज्ड बाय वायरस। और इस वायरस को शॉर्ट में लिखते हैं HIV। क्या लिखते हैं भैया? HIV। अब डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एड्स जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रिपीट कर रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये प्रॉब्लम जिस वायरस की वजह से होती है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HIV। पर HIV का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आप सोचोगे हाँ डी कहाँ है, तो डी साइलेंट रहता है भैया, ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचना है कि यहाँ पर आप बोलोगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस, रॉन्ग हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डिजीज़ है, ये एक प्रॉब्लम है, बोलो भाई, और ये एक वायरस है। मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। आई होप आपको दोनों के फुल फॉर्म क्लियर हो गए होंगे।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और ये चीज़ मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतनी नॉलेज हो गई कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है और एड्स किस वायरस से होता है, उस वायरस का फुल फॉर्म क्या है। और एक और जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी के मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, और उसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी एक बहुत फैटल जानलेवा बीमारी जिसमें लीवर इन्फेक्टेड होता है। तो ये भी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो आपको मैं बस इतना बताऊंगा कि जो हेपेटाइटिस बीमारी डिजीज़ होती है, ये भी बेटा मेरे किससे होती है? ये होती है वायरस से, कॉज्ड बाय, और इस वायरस का नाम हेपेटाइटिस ही होता है, हेपेटाइटिस वायरस। तो ये एक बात और आपको पता चल गई कि जो एक जानलेवा बीमारी है उसका नाम है हेपेटाइटिस, और बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली इसकी वजह से, हेपेटाइटिस डिजीज़ की वजह से, ड्यू टू इट क्या होता है? आपका सेंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है जो शराब पीते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, उनका लीवर ख़राब होने लगता है, और जब लीवर ख़राब होगा तो लीवर डैमेज हो जाएगा, और लीवर डैमेज होगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो हेपेटाइटिस डिजीज़ एक वायरस से होती है, वायरस का नाम मैंने लिखा हुआ है, और इसमें किस में इन्फेक्शन होता है? लीवर में इन्फेक्शन होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और हेपेटाइटिस के बारे में पता चल जाए। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है, जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है, ये कई तरह से होती है, कई टाइप की होती है। मैं अगर आपसे बोलूं कि हेपेटाइटिस ए होता है लोगों को, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी की प्रॉब्लम भी होती है, हेपेटाइटिस सी भी होता है, हेपेटाइटिस डी भी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई भी होता है। और अब आपको ABCD याद नहीं रखना है, ABCD ई तक तो ठीक है, इसके बाद एक हेपेटाइटिस होता है बीमारी जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस जी। ये सभी डेंजरस हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि आपको इससे बचना है, इस प्रॉब्लम से, जिसका नाम हेपेटाइटिस बी। और इन डिजीज़ से बचने के लिए आपको वैक्सीन लेनी होगी। अगर आपने बीमारी से पहले वैक्सीन ले ली तो आपको इसका खतरा कम हो जाएगा, या नहीं होगी बीमारी ये। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो अभी आपने देखा ही है, सुना ही होगा 4 साल पहले, 5 साल पहले कि कोविड आया था, पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी था, वर्ल्ड में भी था। तो कोविड भी क्या है? एक वायरल डिजीज़ है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को। पॉइंट ये है कि अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा आप लोग 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लिख रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल आराम से आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ, और आप इसे और NCERT को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको नीट के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलैक्स होके फोकस करके बस आप पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज्ड बाय, तो ये
क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा। इजी तभी लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने होगा। एक ऑप्शन होगा कि बीमारी का नाम क्या है भाई? टाइफॉइड। एक ऑप्शन होगा बीमारी का नाम क्या है? टीबी। एक ऑप्शन होगा बीमारी का नाम क्या है? पोलियो। और एक ऑप्शन होगा बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। अब अगर आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर दे लेंगे। देखिए, अब देखिए, समझिएगा। 10 सेकंड के अंदर आंसर भी देना है आपको। आई होप आपको आंसर आ भी गया होगा। भाई टाइफाइड तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नहीं होगा ये आंसर। ये टीबी भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, नहीं होगा। डिप्थीरिया भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ वायरल है? पोलियो। और मैंने अभी कुछ ही देर पहले पोलियो के बारे में आपको बताया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन क्लियर है, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप शायद कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अच्छे बच्चे हैं सब। देखिए, जिसका पढ़ने में मन लगेगा उसको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। आपको वीडियो तभी अच्छा लगेगा जब आपका पूरा फोकस होगा और आप एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें बोरिंग लगती हैं। तो बोरिंग उन्हीं को लगेंगी जिनका नीट में इंटरेस्ट नहीं है, नीट यूजी क्रैक करने में इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर आप रियल में सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मैं लाइन टू लाइन हर चीज़ बता रहा हूँ और पूरा प्रयास है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको बोलूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, wrongly मैच्ड पेयर। चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको रॉन्गली मैच, यानी कि रॉन्ग वाला जो मैच है उसको आपको पहचानना है। अच्छा, एक बात और भी है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूँ। अगर आप क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो 50% आंसर अपने आप आ जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। तो चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, एक ऑप्शन है जिसमें मैं मैच करा रहा हूँ टाइफॉइड, और इसका मैं मैच करा रहा हूँ विडाल टेस्ट से। एक दूसरा है प्लेग, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज। सी ऑप्शन में मैं लिख रहा हूँ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, और इसके सामने मैं लिख रहा हूँ राइनो वायरस। राइनो वायरस। और डी ऑप्शन में मैं लिख रहा हूँ मैलिग्नेंट मलेरिया। और इसमें मैं लिख रहा हूँ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब आप समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसमें आपको रॉन्ग वाला आइडेंटिफाई करना है, भैया आपको पता है कि टाइफॉइड एक्चुअली जब डायग्नोस किया करते हैं तो विडाल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये राइट है, और हमें ढूंढना क्या है, आइडेंटिफाई क्या करना है, रॉन्ग। तो ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं। प्लेग जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, पर यहाँ प्लेग के सामने क्या लिखा है, वायरल डिजीज़। यही रॉन्ग मैच है, और रॉन्ग मैच है इसलिए ये करेक्ट है ऑप्शन। और मैंने अभी आपसे बताया था कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है, ये भी सही है, पर हमें रॉन्ग ढूंढना है। और एक प्रोटोजोआ होता है, मैं अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ, इस प्रोटोजोआ से ये बीमारी होती है। तो ये भी राइट मैच है, यानी कि ये भी RM है, ये भी राइट मैच है, और राइट मैच ये भी है। हमें ढूंढना क्या था, हमको ढूंढना था रॉन्गली मैच, और ये है रॉन्गली मैच। बोलो भैया, और यही ढूंढना था, इसलिए यही ऑप्शन सही है। हो गया आंसर। क्या इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, जरूर आ गई होगी, आप पूरा फोकस बना के रखे हुए हैं तो ज़रूर समझ में आई होगी। तो बेटा मेरे ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये सब वायरल डिजीज़ेज़ हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। और अब हम लोग चल रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी हम अब प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और वो ये है कि हमें मलेरिया पढ़ना है। मलेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बीमारी तो सारी ख़राब होती हैं। तो बेटा मेरे शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं बात ही लिख रहा हूँ बेटा मेरे कि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ जो हैं बेटा मेरे, ये सब की सब इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। तो भाई आपको ये बात क्लियर हो गई है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग अब मूव कर गए हैं डिजीज़ बाय प्रोटोजोअन्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हम लोग, पॉइंट ये है बेटा मेरे कि जो प्रोटोजोअन्स डिजीज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअली प्रोटोजोअन्स होते क्या हैं। तो जब भी हम लोग प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, जो बेटा मेरे प्रोटोजोअन्स होते हैं, वो जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं, इनका किंगडम होता है प्रोटिस्टा। क्या होता है बेटा मेरे? किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका नेचर होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ जिससे कि आपको बातें क्लियर हों। याद रखना बेटा मेरे, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेल है, बट उनमें जो न्यूक्लियस है वो डेवलप है। सिंगल सेल होने की वजह से उसे यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, और न्यूक्लियस डेवलप है इसलिए उसको यूकैरियोट बोल रहे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि एक्चुअली 5 किंगडम होते हैं, उनमें से एक किंगडम होता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होती है। और इसी का एग्जाम्पल, यानी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल कौन है बेटा मेरे? प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं कौन? प्रोटोजोअन्स। कौन है भैया? प्रोटोजोअन्स।
अरे बोलो भाई, तो एक बात तो क्लियर हो गई। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अमीबा, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अगर मैं बोलूँ एंट अमीबा, एंट अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। अगर मैं बोलूँ यूग्लिना, सॉरी, अगर मैं बोल रहा हूँ पैरामीशियम, अगर मैं बोल रहा हूँ पैरामीशियम, ये तो हो गया अमीबा। अगर मैं बोल रहा हूँ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम भी क्या है बेटा मेरे, प्रोटोजोआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जो आपके सिलेबस में है, एक तो सिलेबस में ये भी है, एंट अमीबा भी है जिससे डिजीज़ होती है, और एक है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो आपको क्या याद रखना है वो सुनिएगा, एटसेट्रा। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में अमीबा भी आएगा, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में एंट अमीबा भी आएगा, पैरामीशियम भी आएगा और प्लाज्मोडियम भी आएगा। आपको याद ये रखना है कि एंट अमीबा हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। इन दोनों का डिटेल आपके नीट के लिए है और वो पढ़ना भी है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोअन है, या जो डिजीज़ कॉजिंग जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा मेरे, प्लाज्मोडियम। अब थोड़ा सा फोकस करें आप लोग, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन्वायरमेंट में प्लाज्मोडियम की टोटल जो स्पीसीज होती हैं, इन्वायरमेंट में प्लाज्मोडियम की जो टोटल स्पीसीज हैं वो 60 होती हैं, और आउट ऑफ 60 स्पीसीज, आउट ऑफ 60 स्पीसीज, फोर स्पीसीज ऐसी हैं, आउट ऑफ 60 स्पीसीज 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि मलेरिया तो मच्छर से होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। याद रखने वाली बात है कि जो फीमेल मॉस्कीटो होते हैं या होती हैं वही ब्लड सक करती हैं, मेल मच्छर या मेल मॉस्कीटो ब्लड सक नहीं करते। तो आपको दिमाग में रखना है कि मलेरिया बीमारी फैलाता कौन है, मॉस्कीटो। मलेरिया डिजीज करता कौन है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, तो आप सबसे पहले कुछ बातें सीख लीजिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। फिर मैं इस पैराग्राफ को समझाऊंगा, समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बात लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सके मैं क्या समझा रहा हूँ। बेटा मेरी एक प्लाज्मोडियम होता है, 4 स्पीसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम मैलेरी भी लिख सकते हैं, मलेरिया भी लिख सकते हैं, मलेरी भी लिख सकते हैं, मलेरिया भी लिख सकते हैं, दोनों ध्यान रखना बेटा। और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। अब आपको क्या क्या दिमाग में रखना है ये भी सुन लो। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो स्पीसीज है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, अक्सर यही मलेरिया करती है। दूसरी जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, दूसरी जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की जिसे बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, ये आपको रेयर मिलेगी, बहुत कम इससे मलेरिया होता है, पर होता है, बहुत कम होता है, रेयर है ये। प्लाज्मोडियम मैलेरी है, इससे भी बीमारी ये जो होती है हो जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, प्लाज्मोडियम मैलेरी नाम की जो स्पीसीज़ है ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, ये दिमाग में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की जो स्पीसीज़ है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की स्पीसीज़ है, ये होती है फैटल, ये डेंजरस है, ख़तरनाक है। अब सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मलेरिया नाम की जो डिजीज़ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कितनी स्पीसीज़ हैं? 60। इन 60 स्पीसीज़ में 4 स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन 4 स्पीसीज़ में एक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। एक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम मैलेरिया, मलेरिया। और एक का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है स्पीसीज़ प्लाज्मोडियम की, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब इससे ज़्यादातर मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल नाम की जो स्पीसीज़ है इससे मलेरिया बहुत कम होता है, पर होता है। प्लाज्मोडियम मैलेरी के बारे में आपको इतना याद रखना है कि पहली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम की, इससे भी मलेरिया होता है। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की स्पीसीज़ है, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की स्पीसीज़ है ये बहुत फैटल है, घातक है, ख़तरनाक है। अगर मच्छर ने, फीमेल मॉस्कीटो ने किसी हेल्दी पर्सन को काटा, बाइट किया, तो वो फीमेल मॉस्कीटो अगर आपकी बॉडी में इसे छोड़ देगा, किसको? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को छोड़ देगा आपकी बॉडी में, तो आपको बहुत खतरा है, क्योंकि तेज बुखार आएगा। अब ये प्रॉब्लम क्या करता है, मैं आपको इस फैटल से इससे रिलेट कर रहा हूँ। अगर ये वाला स्पीसीज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की स्पीसीज़ आपकी बॉडी में चली गई है मच्छर के थ्रू, तो आपको तेज बुखार आएगा, कपकपी लगेगी, यानी चिल जिसे बोलते हैं, शरीर में पेन होगा। सबसे ख़राब बात यह है कि पेशाब के साथ ब्लड आएगा, यूरिन के साथ ब्लड आएगा। प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी तो पेशेंट कोमा में चला जा सकता है। और अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं समझ पाया या पेशेंट ने लेट कर दिया सारा ट्रीटमेंट कराने में, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एनसीईआरटी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में क्या लिख रही है कि फैटल होता है, चारों स्पीसीज मलेरिया करती हैं, पर सबसे खतरा किस मलेरिया में है? जब मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं अब आपको ले चल रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी के उस लाइफ साइकिल को समझाऊंगा जो
प्लाज्मोडियम की है। फिर एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसे क्लियर करूँगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और डायग्राम पर फोकस करिएगा, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आप मेरे साथ आइए इस डायग्राम पर। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया एनसीईआरटी ने बनाया है, और ख़ास बात यह है कि इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखिए होता क्या है, सुनिएगा। ये जो हाथ बना हुआ है, ये किसी हेल्दी पर्सन का हाथ है, इसे कोई बीमारी नहीं है। इस पर्सन को एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्कीटो ने, किसने बेटा मेरे, ये कौन है, ये है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। इसने बाइट किया किसको, एक हेल्दी पर्सन को। इस फीमेल मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड ने बनाया होगा सलाइवा। इस फीमेल मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स ने बनाया होगा सलाइवा। उस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का एक रूप होता है, प्लाज्मोडियम का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स। ध्यान सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये किसी हेल्दी पर्सन का हाथ है। इस हेल्दी पर्सन को किसने काटा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो ने काटा। इस मॉस्कीटो के शरीर की सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या बनाया होगा, सलाइवा बनाया होगा, और उस सलाइवा में प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, उस फॉर्म का नाम होता है स्पोरोजोइट्स। क्या पॉइंट क्लियर है? स्पोरोजोइट्स को छोड़ दिया गया इस हेल्दी पर्सन के ब्लड में। उस ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं बेटा मेरे, इन्फेक्टेड स्टेज है। ये इन्फेक्टेड स्टेज है भैया, यानी प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टेड स्टेज है उसका नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट्स। तो प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स है उस ब्लड के थ्रू कहाँ आया, इंसान की लीवर में आया। कहाँ आया बेटा मेरे, इंसान की लीवर में। और लीवर में एक्चुअली सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स। अब ध्यान देना, हेपेटोसाइट्स लीवर की सेल्स को बोलते हैं। वो स्पोरोजोइट्स कहाँ आए, लीवर में आए। लीवर से कहाँ आए, लीवर की सेल्स में, जिसे बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। यहाँ पर आके इन स्पोरोजोइट्स ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। क्या किया बेटा मेरे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना है आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स में, लीवर में और आरबीसी में, ह्यूमन बींग्स की या ह्यूमन बॉडी के लीवर में और आरबीसी में प्लाज्मोडियम केवल क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है बेटा मेरे, मल्टीपल फिजन। अब पूरी बात क्लियर होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ, पूरी बात आपको दिमाग में रखनी है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो ने किसे बाइट किया, एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवरी ग्लैंड क्या बना रही हैं, सलाइवा बना रही हैं। और सलाइवा यानी कि लार में क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम। किस फॉर्म में मौजूद है, स्पोरोजोइट के फॉर्म में मौजूद है। ये स्पोरोजोइट कहाँ छोड़ दिए गए, इंसान के ब्लड में। उस ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँचे, लीवर में। लीवर से कहाँ पहुँचे, लीवर की सेल्स में, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिजन करेगा, जिससे इसके नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये हेपेटोसाइट सेल्स को तो डैमेज कर ही रहा है, साथ में किसे डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, आरबीसी को। ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ब्लड की सेल होती है आरबीसी, उसे भी क्या करेगा, ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम लीवर में भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम आरबीसी में भी करता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है और नंबर्स बढ़ा के आरबीसी को तोड़ता है, बर्स्ट करता है, फाड़ देता है, डैमेज कर देता है। अब आप सबको पता है बेटा मेरे, आप सबको पता है कि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है हीमोजॉइन नाम के एक टॉक्सिक पिगमेंट में। मैं ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं फिर से लौट रहा हूँ उस पीछे कॉन्सेप्ट की तरफ और इस पूरे पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस फोकस करके समझने का प्रयास करिए आप लोग। एक हेल्दी पर्सन का यह हाथ है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने इसे बाइट किया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती हैं। सलाइवा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम। उसका एक रूप होता है, फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट मच्छर के थ्रू कहाँ छोड़ दिए जाते हैं? इंसान के ब्लड में। स्पोरोजोइट कहाँ आ रहे हैं? लीवर में। लीवर की सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके नंबर्स बढ़ेंगे। फिर यही स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँच रहे हैं बेटा मेरे? आरबीसी में पहुँच रहे हैं। आरबीसी में पहुँचेंगे तो आरबीसी में पहुंचने के बाद ये आरबीसी को बर्स्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, फाड़ देते हैं। एक्चुअली आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये होता है बेटा मेरे टॉक्सिक। कैसा होता है बेटा? टॉक्सिक, जहरीला होता है। होता ये है कि जैसे ही ये हीमोजॉइन बनना स्टार्ट होगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, उस हेल्दी पर्सन में अब मलेरिया के सिम्टम्स आने लगेंगे, कपकपी के साथ फीवर आएगा। इंटरेस्टिंग बात ये बेटा मेरे, ह्यूमन की बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ पहुंच गया है, वो अपने नंबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इंक्रीज करता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब नंबर्स बढ़ा रहा है, आरबीसी रप्चर लगातार हो रही हैं, प्लाज्मोडियम की बहुत ध्यान देना मेरी बात को, प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज यानी कि गैमेटोसाइट्स आरबीसी में बनना स्टार्ट होंगी। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल स्टेजेस फॉर्म हो रही हैं। ये बहुत सोचने का और समझने का टॉपिक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जब आरबीसी रप्चर होने लगती हैं तो मलेरिया के सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं, कपकपी के साथ फीवर आता है। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ही प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेजेस यानी गैमेटोसाइट्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब इस पर्सन को जिस पर्सन में गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं, इस पर्सन का ब्लड एक फ्रेश फीमेल मॉस्किटो सक कर लेगा। जब एक फ्रेश फीमेल मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का ब्लड सक करेगा तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये ब्लड के थ्रू कहाँ चली जाएंगी? उस फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में, उसकी गट में। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है वहाँ पर देखिए कि अब ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? मॉस्किटो का हो गया। तो जो गैमेटोसाइट्स कहाँ पहुँच रही हैं? गैमेटोसाइट्स कहाँ पहुँच रही हैं बेटा मेरे? फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप, लिखा है गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। और बेटा मेरे जब गैमेटोसाइट्स मच्छर की बॉडी में चली जाएंगी तो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में। बोलो बेटा। तो देखे, और जब फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चली जाएंगी
कौन, गैमेटोसाइट्स, तो फिर वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो भैया, गैमीट्स मिलेंगे, और जब गैमीट्स मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से बन जाएंगे क्या, फीमेल मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनेगा, सलाइवा में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, स्पोरोजोइट्स, और ये क्या हैं, ये फिर वो जो इन्फेक्टेड मच्छर था, जिसे मतलब थी फीमेल एक्चुअली है, वो फिर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा या काटेगी, और फिर से उसमें वो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है उसको वो एंटर करा देगा। अब शायद मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ, लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखा हुआ है व्हेन द मॉस्कीटो बाइट्स अनदर, ये तो वही बात हो गई, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने आपको समझाया भी था कि मॉस्कीटो ने काटा था, तो देखिए पैरासाइट जिसे हम लोग स्पोरोजोइट्स कह रहे हैं, रीच द लिवर थ्रू ब्लड। अब आप देखिएगा, द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, यानी लीवर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल स्टेज ह्यूमन बींग्स में होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल स्टेज यानी कि जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, नॉट गैमीट, गैमेटोसाइट्स कहाँ हैं, गैमेटोसाइट्स कहाँ हैं बेटा मेरे, ह्यूमन के आरबीसी में। और इसी इंसान जिसमें ये गैमेटोसाइट्स हैं, इसी इंसान को एक फ्रेश मच्छर काटेगी, जब फ्रेश मच्छर काटेगी तो इसका आरबीसी जब वो खींचेगी, उसका जब ब्लड खींचेगी तो उसमें क्या प्रेजेंट है, गैमेटोसाइट्स, फिर वो कहाँ पहुँच जाएंगे, उस फ्रेश मच्छर की बॉडी में, और जब फ्रेश मच्छर की बॉडी में पहुँच जाएंगे कौन, गैमेटोसाइट्स, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब वहाँ से क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और फिर से सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या मौजूद होंगे बेटा मेरे, स्पोरोजोइट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या क्या? एक बात तो याद रखनी है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, एक्चुअली इसके 2 होस्ट हैं, ये 2 की बॉडी में रहता है। किसमें किसमें रहता है? इंसान की बॉडी में रहता है और फीमेल मॉस्कीटो की बॉडी में रहता है, और उस फीमेल मॉस्कीटो का नाम क्या है, एक्चुअली इसे हम कह सकते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। मैंने अभी भी कहा था, फिर मैं बोल रहा हूँ, उस बात को दिमाग में रखिएगा। ह्यूमन में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल मॉस्कीटो में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात आपको और दिमाग में रखनी है। अब एनसीईआरटी जो लिख रही है लाइन, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा, फोकस करिएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। एक बार में अगर बात समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करिए और फिर से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप समझेंगे मेरी बात। चलिए, एनसीईआरटी लिख रही है कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटोजोआ भी डिजीज क्रिएट करते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। हाँ, ज़रूर सुना है भाई, उसी के बारे में थोड़ी देर से मैं बोल ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर फिर से लिखा है अ डिजीज़ मैन, फीमेल को भी बीमारी होती है, औरतों को भी बीमारी होती है, लड़कियों को भी होती है, सबको होती है, पर यहाँ पर मैन का सेंस ह्यूमन से रखिएगा। हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोअन। टाइनी का सेंस होता है बहुत छोटा। एक्चुअली जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही प्लाज्मोडियम को देखा जाएगा, इसलिए उसको टाइनी लिख दिया गया, बहुत छोटा होता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी ने केवल 3 स्पीसीज का जिक्र किया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बस मैं एनसीईआरटी की लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया या मलेरी, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो खतरनाक वाला है इसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप दिमाग में रखना, ये डेंजरस है, खतरनाक है, फैटल है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है भाई। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी जो खतरनाक मलेरिया है, जानलेवा जो मलेरिया है, वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम की स्पीसीज से होता है। और एनसीईआरटी लिख भी रही है मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन फैटल।
तो मैंने आपको बताया ना कि तेज फीवर आना, शरीर में दर्द, यूरिन के साथ ब्लड आना, कोमा में चले जाते हैं पेशेंट अगर सही से इलाज नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक स्पीसीज़ है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ से होती है और मलेरिया बीमारी को फैलाने वाला या प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने वाला मॉस्कीटो होता है, और मॉस्कीटो फीमेल होती है। यानी कि मेल मॉस्कीटो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो बेचारे फूलों का रस सक करते हैं, चूसते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फीमेल मॉस्कीटो ही ब्लड सक करती हैं और वही इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर क्वेश्चन में हो कि मलेरिया डिजीज़ स्प्रेड बाय, तो आप नाम लेंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो का। और अगर लाइन लिखी हो मलेरिया डिजीज़ कॉज्ड बाय, तो आप प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम लेंगे, और प्लाज्मोडियम 4 स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है कि लाइफ साइकिल को बनाया भी है और लाइफ साइकिल के बारे में कुछ लिखा भी है। मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने आपको लगभग सब कुछ समझा दिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप समझ भी गए होंगे। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स। ये क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फेक्शियस फॉर्म कौन है प्लाज्मोडियम की जो एंटर करती है इंसान की बॉडी में, वो है स्पोरोजोइट्स। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। मेल मॉस्कीटो यानी मेल एनाफिलीज मॉस्कीटो आपको नहीं काटेगा, फीमेल ही काटेगी। द पैरासाइट्स, यहाँ पैरासाइट का सेंस प्लाज्मोडियम से है बेटा मेरे। इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। एनसीईआरटी ने लिवर सेल का नाम नहीं लिखा है और मैंने आपको लिवर सेल का नाम बताया, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। एंड देन अटैक द आरबीसी रिजल्टिंग इन दियर रप्चर। रप्चर मतलब फट जाना, डैमेज हो जाना। और जो रप्चर ऑफ आरबीसी है, जब आरबीसी फटती है तो आपको पता है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीमोजॉइन में। और हीमोजॉइन क्या होता है बेटा, टॉक्सिक होता है। और हीमोजॉइन जैसे ही आपकी बॉडी में आएगा, रिलीज होगा, डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, आपकी बॉडी में कपकपी होगी, ठंड लगेगी, आपको तेज फीवर आएगा। और ये जो सिम्टम्स हैं ये हर 3 से 4 दिन में आपके बॉडी में होंगे। 3-4 दिन तक रहेगा, फिर 3-4 दिन बाद आएगा, फिर 3-4 दिन बाद आएगा। यानी कि आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में मलेरिया प्रॉब्लम कर रहा है, यानी प्लाज्मोडियम प्रॉब्लम कर रहा है, मलेरिया हो रहा है आपको। अब आगे क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी कह रही है व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्कीटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी बातें। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands। और मैं कम से कम 10 बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि बेटा मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा बनाती हैं और वहाँ पर स्टोर होता है क्या, ये स्पोरोजोइट्स। वो इकट्ठा रहता है मच्छर की बॉडी में। सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार बनाती हैं वहाँ पर स्पोरोजोइट्स रहते हैं। आगे एनसीईआरटी लिख रही है व्हेन these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that a malarial parasite requires 2 hosts। यानी प्लाज्मोडियम का एक और नाम है। आपसे उतना पूछ सकते हैं कि मलेरियल पैरासाइट कौन होता है। अरे प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। मलेरियल पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम। बेटा बोलो बेटा, क्या मतलब इसका। प्लाज्मोडियम कह रहा है कि इसके 2 होस्ट हैं, इसके 2 घर हैं जहाँ रहेगा ये। एक होस्ट क्या है, ह्यूमन, और दूसरा होस्ट क्या है, मॉस्कीटो। मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको। और याद रखना है मॉस्कीटो कौन, फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। और याद रखना है एक्चुअली फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, इसलिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो को वेक्टर कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
यहाँ ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे वेक्टर कौन है, प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बींग्स की बॉडी में पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फीमेल मॉस्कीटो, इसलिए फीमेल मॉस्कीटो को वेक्टर कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और याद रखना है आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, ध्यान देना। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मलेरिया डिजीज़ caused by प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को किस नाम से जानते हैं, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। एक बात तो आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरी बात जो और भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चों को अक्सर डाउट में रखती है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। मलेरिया डिजीज फैलाता कौन है, स्प्रेड बाय, यानी जो प्लाज्मोडियम है इसको ह्यूमन बीइंग्स में पहुंचाता कौन है, कौन पहुंचाता है भाई? तो आपको पता है, स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं दोनों बातें। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हमने प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और हम अब चल रहे हैं अनदर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स की तरफ, और वो हैं वर्म्स। और उन वर्म्स में हम लोग फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थिस और फाइलम एस्केल्मिन्थिस से बिलोंग करने वाले वर्म्स से होने वाली डिजीज़ के बारे में बात करेंगे।